आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैदा हुई। दिल्ली के ही इंद्रपुरी की झुग्गियों में रहने वाले प्रभुदास दयाल और रामरती देवी के घर पैदा हुई मायावती ने जो हासिल किया है वो निश्चित तौर पर एक मिसाल है। मायावती इस यात्रा में 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रहीं। आज हम आपको मायावती के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जो न सिर्फ उनकी इस जीवन यात्रा की झलक देती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि अगर वे घटनाएं न होती तो आज मायावती जैसी और जो है वैसी और वो ना होती। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का भाषण 1977 के सितंबर में उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी जनता पार्टी ने जात पात से लड़ने के रास्तों पर एक आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ताओं में पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राजनारायण शामिल थे। राजनारायण 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को हराकर हीरो बन गए थे। अपने भाषण में उन्होंने दलितों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित किया। श्रोताओं में बैठी मायावती को ये बात ठीक नहीं लगी। जब कार्यक्रम के आखिरी क्षणों में मायावती को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने न सिर्फ राजनारायण, जनता पार्टी और कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके ये सभी लोग दलितों को अपमानित करते हैं। मायावती ने बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हरिजन शब्द का नहीं बल्कि दलितों के लिए अनुसूचित जाति का इस्तेमाल किया है। मायावती के आक्रामक और तर्कपूर्ण भाषण का नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी के कार्यक्रम में ही पार्टी और राजनारायण के खिलाफ नारे लगने लगे। इसी कार्यक्रम के बाद कांशीराम को मायावती के बारे में बताया गया। कांशीराम उन दिनों दलित और पिछड़े कर्मचारियों का बाम सेफ नाम का संगठन चलाते थे। कांशीराम को लोगों ने मायावती के बारे में जो बताया उसका असर ये हुआ कि वे रात में ही इंद्रपुरी की झुग्गियों में मायावती से मिलने चले गए। उस वक्त मायावती का परिवार रात का खाना खाकर सोने की तैयारी में था। तभी वहां पर मान्यवर कांशीराम आ पहुंचे। कांशीराम के साथ हुई 1 घंटे की मुलाकात ने मायावती की जिंदगी की दिशा बदल दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मायावती का सपना जिस गति से पीछे छूटता गया उससे कई गुना अधिक तेजी से मायावती सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लगातार आगे बढ़ती गई। पिता का घर छोड़ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनी बेटी की बढ़ती सक्रियता से प्रभुदास परेशान रहते थे। उनके लाख समझाने के बावजूद मायावती प्रशासनिक सेवा की तैयारी में वक्त नहीं दे पा रही थी। उन्हें लगता था कि कांशीराम ने ही उनकी बेटी को रास्ते से भटका दिया है। प्रभुदयाल सभी समस्याओं की जड़ कांशीराम को मानते थे। उनको लगता था कि अगर उनकी बेटी कांशीराम से मिलना बंद कर दे तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी। इसलिए उन्होंने मायावती के सामने एक दिन फरमान जारी कर दिया कि अगर उनके घर में रहना है तो कांशीराम से मिलना जुलना बंद करना होगा। प्रभुदास को लग रहा होगा कि अकेली लड़की भला कहाँ जाएगी, लेकिन मायावती ने अपने कुछ कपड़ों और स्कूल शिक्षक की नौकरी से बचाए कुछ पैसों को लेकर अपने पिता का घर छोड़ दिया। यहाँ से सीधे मायावती बामसेफ के करोलबाग कार्यालय में पहुंची। उस वक्त कांशीराम कहीं बाहर थे। जब वे वापस लौटे तो मायावती ने उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। कांशीराम ने बामसेफ कार्यालय के पास ही खुद के रहने के लिए एक कमरा किराए ले रखा था। उन्होंने मायावती को इसमें रहने को कहा, जिसे मायावती ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस घटना से जहां एक तरफ कांशीराम मायावती की प्रतिबद्धता को लेकर निश्चिंत हो गए, वहीं मायावती कांशीराम के बेहद नजदीक होती चली गईं। मायावती का अचानक कांशीराम के इतना नजदीक हो जाने से उस वक्त बामसेफ में काम कर रहे कई बड़े नेता असहज भी हुए, जिसके चलते कुछ को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा। लेकिन मायावती का राजनीतिक विकास लगातार होता रहा और इसके बाद कांशीराम के उतना नजदीक कोई नहीं आ सका जितना मायावती रही। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति इस मंच की घोषणा कांशीराम ने 1981 में की थी। इसका मुख्य नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। ये एक राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए कांशीराम न सिर्फ दलितों की बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलबंदी करना चाह रहे थे। DS4 के तहत कांशीराम ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें मायावती ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला जिसने 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ विश्वमन करने वाले नारों के जरिए जो जनसंपर्क अभियान कांशीराम और मायावती चला रहे थे, उससे वो वर्ग उनके पीछे गोलबंद होने लगा, जिसे साथ लाने के लिए DS4 बनाया गया था।
इसी सामाजिक पूंजी से उत्साहित होकर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बसपा ने सियासत में जो भी हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे DS4 के जरिए रखा गया था। भले ही बसपा की स्थापना को उस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन उसी वक्त ये साफ हो गया कि इस संगठन के शीर्ष पर कांशीराम और मायावती ही हैं। गेस्ट हाउस कांड 1 जून 1985 को कांशीराम के निर्देश पर मायावती ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात कर उन्हें सपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी की जानकारी दी और नई सरकार के गठन के लिए दावा भी पेश किया। इसके बाद 2 जून को मायावती ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में बुलाई। बैठक के बाद मायावती अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ अपने कमरे में आगे की रणनीति पर चर्चा करने चली गई। बाकी विधायक बाहर कॉमन हॉल में ही रहे। तकरीबन 4 बजे अचानक 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। बाद में मालूम चला कि इस भीड़ में न सिर्फ सपा कार्यकर्ता शामिल थे बल्कि पार्टी के कई विधायक भी थे। इस भीड़ ने न सिर्फ बसपा नेताओं को जाति सूचक भद्दी गालियां दी बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। 5 बसपा विधायकों को एक गाड़ी में भरकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। वहां उन्हें धमकाया गया और सपा में शामिल होने के लिए उनसे सादे कागज पर दस्तखत लिए गए। वहीं गेस्ट हाउस में पगलाई भीड़ मायावती के कमरे के बेहद करीब पहुंच गई। दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी। मायावती को भद्दी गालियां दी गई। ये भीड़ बेहद गंदे शब्दों में वो सब जोर जोर से बोल रही थी जो वो मायावती के हाथ आने के बाद उनके साथ करना चाह रही थी। पूरे पुलिस महकमे की चुप्पी के बावजूद 2 पुलिस कर्मियों के साहस की वजह से मायावती बच गईं। बाद में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से भीड़ को गेस्ट हाउस से हटाया जा सका। इस घटना ने मायावती को अंदर तक हिला दिया। असुरक्षा की जिस चादर में आज भी मायावती लिपटी दिखती है, जानकर मानते हैं कि उसके लिए अगर सबसे अधिक कोई घटना जिम्मेदार है तो वो है गेस्ट हाउस कांड। इस घटना के बाद से लेकर मायावती अपने कुछ विश्वस्तों के बेहद सीमित दायरे में सिमटी दिखती हैं। वे उतना खुलकर सामने नहीं आती जितना वे इस घटना से पहले आती थी। इस घटना ने प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के साथ आने की सभी संभावनाओं को खत्म कर प्रदेश की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुख्यमंत्री मायावती। वैसे तो सत्ता का स्वाद मायावती ने उसी दौर में बगैर मंत्री बने चखना शुरू कर दिया था जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार में मायावती मंत्री नहीं थी, लेकिन उन्हें कांशीराम ने बसपा की ओर से सरकार के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी थी और खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर कर लिया था। मतलब ये हुआ कि सरकार जिस पार्टी के समर्थन से चल रही थी उसकी सबसे ताकतवर नेता के तौर पर मायावती स्थापित हो गई थी। इस दौर में वे जो चाहती थी उनमें से ज्यादातर काम सरकार से करवा लेती थी। मायावती से समन्वय का काम खुद मुलायम नहीं करते थे बल्कि उनके प्रधान सचिव PL पुनिया किया करते थे। लेकिन मायावती जब 3 जून 1995 को पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी तो यहाँ से उनकी राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। दलितों पर प्रदेश में हो रहे लगातार हमलों से जहां बसपा परेशान थी तो मुलायम के उभार से भाजपा, कांग्रेस और जनता दल भी परेशान थे। सब चाहते थे कि मुलायम की सरकार चली जाए और कांशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन कांशीराम की बीमारी ने ये अवसर मायावती को दे दिया। कांशीराम के बेहद करीब रहे एक पत्रकार बताते हैं कि भाजपा का समर्थन हासिल करने की पहल कांशीराम ने ही की थी। कांशीराम के कहने पर ही अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में बातचीत की गई थी। वाजपेयी इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। अब तक अपनी इस योजना की जानकारी कांशीराम ने मायावती को नहीं दी थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दिन उन्होंने मायावती से पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहोगी। मायावती को लगा कि बीमार कांशीराम उनसे मजाक कर रहे हैं। फिर कांशीराम ने उन्हें दूसरे दलों के समर्थन के पत्र दिखाए और उनसे लखनऊ जाकर उन पत्रों को राज्यपाल को सौंपने को कहा। कांशीराम ने मायावती से ये भी कहा कि राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और 15 दिनों में उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। मायावती ने राज्यपाल को पत्र देने का काम 1 जून 1995 को किया और 2 जून को गेस्ट हाउस कांड हो गया। लेकिन ये कांड भी मायावती को 3 जून को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाया। उल्टा गेस्ट हाउस कांड की वजह से उन्हें सपा को छोड़कर सभी दलों का खुला समर्थन मिल गया। हालांकि विश्वास मत हासिल करना भी बेहद नाटकीय रहा।
लेकिन यहाँ भी बाजी मायावती के हाथ ही लगी। इसके बाद मायावती ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आप देख रहे हैं VHPC न्यूज।